गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट 33 है सोशल साइंस की। डेट 19 सितंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो लोकतांत्रिक राजनीति की बुक में से है, पार्ट 3 चुनावी राजनीति, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। आज की कार्यपत्रिका 33, उसका टॉपिक है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। पिछली 2 वर्कशीट्स में भी आप इसी चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आज इसका हम कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों हैं। अब इस पे हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं, ठीक है। अक्सर हमें सुनने में आता है कि चुनाव में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा आज का टॉपिक है, चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है, क्यों लोकतांत्रिक हैं। तो चुनाव अगर किसी भी देश में हो रहे हैं तो उनका लोकतांत्रिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होंगे तो लोगों की आस्था चुनावों में से हट जाएगी। वो सोचेंगे कि हम वोट डालने ही क्यों जाएं। लेकिन हमें इस टॉपिक में जो फोकस रखना है वो इस चीज़ पर रखना है कि गड़बड़ियाँ होने के बावजूद भी हमारे जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं। तो वो कैसे हैं। तो अक्सर हम चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते हैं, जैसे फ़र्ज़ी नाम से वोट डालना, जैसे कि यानी कि किसी के नाम से कोई और वोट देकर आ जाए। कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना। बहुत सारी पार्टियां चुनाव के प्रचार और प्रसार में बहुत ज़्यादा धन खर्च कर देती हैं। मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन मतदाता यानी कि जो वोट देने जा रहे हैं उनको डराया जाता है या उनको कोई ना कोई लालच दिया जाता है जिससे वो उनके ही उम्मीदवार को वोट दें। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, यानी कि जो शासक दल है यानी कि जो उस समय शासन कर रहा है वो सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करते हमें दिखाई देते हैं। तो जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है। अंदर ही अंदर हमें क्या लगता है कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक कैसे हैं। या हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम वोट देने क्यों जाएं जब इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं। परंतु ये ज़रूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। गड़बड़ियाँ होती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा चुनाव का या लोकतंत्र का उद्देश्य ही ख़त्म हो गया। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है। आप खुद सोच कर देखें। जन समर्थन मीन्स लोगों का समर्थन। तो आप खुद सोच के देखें कि क्या सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे कोई भी पार्टी जीत सकती है। किसी भी पार्टी को जीतने के लिए जनता का समर्थन बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको वोट ही नहीं देंगे तो वो सिर्फ धांधलियों के सहारे तो नहीं जीत सकते। तो अब हम इसको थोड़ा और गौर से देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे देश में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग क्या होता है, जो चुनाव हमारे देश में पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं और पूरा हमारा चुनाव कंडक्ट कराते हैं। तो हमारे देश में जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। उस पर किसी भी चीज़ बात का कोई दबाव नहीं है। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इससे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है। हमारे चुनाव आयोग को पूरी आज़ादी प्राप्त है, जैसे हमारे कोर्ट्स को आज़ादी मिली हुई है। यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने तरीके से कार्य करने के लिए। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है, ठीक है। ये चुनाव की सूचना यानी कि उसकी डेट बताना, उसके उम्मीदवारों का नामांकन भरवाना या जितने भी कार्य होते हैं चुनाव से रिलेटेड, और अंत में जब चुनाव के नतीजों की घोषणा होती है वहाँ तक सभी कार्य कौन करता है, चुनाव आयोग। आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिस दिन चुनाव की डेट की घोषणा होती है उसी दिन से चुनाव की आचार संहिता, आदर्श चुनाव संहिता लग जाती है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें कुछ हमारे रूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पार्टियों को फॉलो करनी है
और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पार्टियां नहीं कर सकती। तो अगर उसका उल्लंघन करता है कोई पार्टी या कोई व्यक्ति तो चुनाव आयोग उसको सज़ा दे सकता है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है, यानी कि कोई भी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान दिया। ठीक है, अब मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्ति कौन है, 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति, तो वो और जिनका वोटर लिस्ट में नेम हो, जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, वोटर लिस्ट में नेम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जिनका वोटर लिस्ट में नेम नहीं है वो हमारा वोटिंग में नहीं आएगा, वो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। तो मान लो हमारे वोटर लिस्ट में 100 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से 50 लोग हमारे मतदान देने गए, तो हमारी जो भागीदारी है वो कितनी हुई, 50%, क्योंकि सिर्फ 100 में से 50 लोग ही मतदान देने गए हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। ठीक है, ये जो 50 लोग अपना वोट डालने गए हैं वो इसलिए ही गए हैं क्योंकि उनके मन में ये विश्वास है कि चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है, वरना ये 50 लोग भी वोट डालने नहीं जाते। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। अब साल दर साल देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं हमारी लोगों की भागीदारी बढ़ती जाती है। जैसे इस बार अगर 50% है तो अगली बार 55 हो जाएगी, फिर उसके बाद 60 हो जाएगी। तो इस समय पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा बन चुका है या बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चुनावी नतीजों को स्वीकारना। ठीक है, जो भी चुनाव का रिज़ल्ट आता है उसको सभी बिना कुछ कहे, थोड़ी बहुत बातें कही जाती हैं पर मोस्टली सभी लोग उसको स्वीकार लेते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टियां ही शासक बनी रहती। ठीक है, अगर निष्पक्ष नहीं है तो जो ताकतवर पार्टी है वो धन खिला के या कुछ भी करके बार बार सत्ता में आ जाएगी। लेकिन आपने अक्सर देखा है ऐसा नहीं होता। जो पार्टी अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है या नहीं करती है तो अगले चुनाव में लोग उनको वोट नहीं देते हैं और फिर अन्य पार्टी शासक दल बन जाती है। परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेते। ठीक है, अब स्थिति ऐसी है कि जो पार्टी हार जाती है वो भी ये चीज़ स्वीकार करती है कि हाँ, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, हमारे काम में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, और वो अपनी हार को स्वीकार करते हैं और अगली बार कुछ बेहतर करने का प्रयास करने के लिए वो इस चीज़ को लेके सतर्क हो जाते हैं कि अब हमें अगली बार लोगों के लिए और अच्छा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार भी हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो पार्टियों के मन में जो ये चीज़ है कि उन्होंने जनादेश को स्वीकार किया और उनके मन में ये चीज़ है कि अगर हमने लोगों के लिए कार्य नहीं किया तो हमें अगले जो चुनाव होंगे उसमें वोट नहीं मिलेगा, ये चीज़ भी हमें ये दिखाती है कि हमारे देश के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। अब इस वर्कशीट का जो लास्ट पार्ट है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। ठीक है, अब चुनाव आयोग को जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने हैं, पर उनके सामने कुछ ना कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके क्षेत्र में 7 उम्मीदवार खड़े हैं और आपको लगता है कि उन 7 में ही वो बात नहीं है जो मैं अपने उम्मीदवार में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो 7 लोग खड़े हैं आपके एरिया से तो आपको उनमें से कोई एक तो चुनना ही है। तो अक्सर ऐसे में क्या होगा कि एक ऐसा व्यक्ति चुन के उम्मीदवार या हमारा प्रतिनिधि बन जाएगा जिसको हम सोचते हैं कि ये शायद उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। ठीक है, जितना धन अनिवार्य है उतना तो प्रयोग होगा ही, लेकिन मोस्टली हमें पता है पार्टीज़ बहुत ज़्यादा धन का प्रयोग करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रचार प्रसार करने में। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। अक्सर पार्टियां क्या करती हैं कि जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला चल रहा है ऐसे व्यक्तियों को उम्मीदवार की तरह चुनाव में उतार देती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो हमारा उम्मीदवार होना चाहिए वो हमेशा एक साफ छवि वाला होना चाहिए। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना। अब जो बड़ी पार्टियां हैं उसके बारे में सभी लोगों को पता होता है, तो उनको इतनी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जो छोटे दल हैं या निर्दलीय उम्मीदवार, यानी ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार कौन होता है, जो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहा है, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो निर्दलीय उम्मीदवार और छोटे दलों, क्योंकि लोग उनको जानते नहीं हैं, तो उनको अपनी पहचान बनाने में, चुनाव का प्रचार प्रसार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट क्या है, टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। ठीक है, यूजुअली जो पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो अपने जो उम्मीदवार खड़े करती हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों को टिकट दे देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पे पूरा है। और साल दर साल जो लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है वोट देने में, उससे हमें साफ पता चलता है कि लोग कहीं ना कहीं अभी भी इस प्रक्रिया में पूरा विश्वास रखते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। प्रश्न 1, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं? पहला, चुनाव आयोग चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक के सारे कार्य करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार या पार्टियों को भी सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, अगर आपने ऐसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो किया उल्लंघन, तो आपको सज़ा मिल सकती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। प्रश्न 2, अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं, जैसे कि स्वैच्छिक मतदान के स्थान पर अनिवार्य मतदान होना चाहिए। ठीक है, अभी जो मतदान है वो हमारा स्वैच्छिक है, यानी कि अगर मेरी इच्छा है या अगर आपकी इच्छा है तो आप वोट देने जाएंगे, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप वोट देने नहीं जाएंगे। चाहे आप एक मतदाता, आपका मतदाता सूची में नाम है, तब भी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप वोट देने नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ को हटाकर क्या होना चाहिए, अनिवार्य मतदान होना चाहिए, यानी कि सभी जो कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं वो अपने वोट देने जाएं और अपने इस अधिकार का उपयोग करें। सेकंड, चुनाव प्रचार एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो। ठीक है, जो भी चुनाव संहिता, जो आचार संहिता है उसका कड़े तरीके से पालन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, चुनावी खर्चों का निर्धारण एवं उस पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जितना खर्चा निर्धारित है उससे ज़्यादा खर्चा ना हो, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। मतदाताओं के लिए भयमुक्त वातावरण, जिससे वह बिना किसी समस्या के मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें, यानी कि मतदाताओं पर कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, जिससे वो अपने अधिकार का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। जेल से चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार जेल में है या उस पर कोई आपराधिक मामला है तो ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। घूस देकर, शराब पिलाकर या ज़बरदस्ती मत डलवाने के विरुद्ध नियंत्रण कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी को घूस दे रहे हो या आप किसी को किसी भी तरह का लालच दे रहे हो, शराब पिला रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें रुकनी चाहिए। और नियंत्रण कमेटी को इन चीज़ों पर ध्यान देकर जो लोग ऐसा करते हैं उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए। प्रश्न 3, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होनी ज़रूरी है? ठीक है, अब इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर लोगों की भागीदारी ही नहीं होगी तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं है। आइए देखते हैं, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, इससे लगाया जाता है। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि अधिकतर लोग मतदान में भाग लें और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। ठीक है,
जब निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा तो लोगों के मन में ये इच्छा जागृत होगी कि ठीक है, हमें अपना वोट देना चाहिए, हमारे वोट का एक मूल्य है। यदि लोगों की भागीदारी मतदान में नहीं होगी तो मतदान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम वोट देने ही नहीं जाएंगे तो जो मतदान है उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतदान वास्तव में जनता के लिए ही बनाया गया है ताकि जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करके सही उम्मीदवार को चुन सके। ठीक है, मतदान क्यों बनाया गया? हमारे लिए बनाया गया है ताकि हम अपने वोट का अच्छे से उपयोग करके अपने लिए एक उम्मीदवार चुन सकें, अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन सकें। तो अगर हम इसमें भागीदारी ही नहीं करेंगे तो चुनाव हमारे अर्थहीन हो जाएंगे, तो यानी कि हमारे चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने जाएं और अपने वोट के इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है। प्रश्न 4, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी हैं? फर्स्ट पॉइंट, चुनाव बिना किसी गड़बड़ियों के संपन्न कराना। चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये चुनौती है कि उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं होने देनी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से रोकना। ठीक है, अगर हो रहा है उल्लंघन तो उनको सज़ा दी जाए। चुनाव में धन तथा बाहुबल के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना, यानी कि कोई भी धन या ताकत का उपयोग करके मतदाताओं को ज़्यादा लुभाने की कोशिश ना करे या उन्हें डराने की भी कोशिश ना करे। चुनाव खर्च की तय सीमा के नियम को तोड़ने से रोकना, यानी कि जितनी सीमा तय की गई है कि इतना आप खर्चा कर सकते हैं प्रचार प्रसार में, उससे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट, मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या को होने से रोकना। अब जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन भी हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि फ़र्ज़ी वोट डल गया या इस तरह की हमें चीज़ें मिलती हैं कि हम वहाँ पे दंगा हो गया, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी चुनौतियाँ हमारे चुनाव आयोग के सामने हैं जिनसे उनको निपटना है। तो यहीं पे आपकी वर्कशीट 33 समाप्त होती है। सभी बच्चे आज ही इसको ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका सलूशन करके अपने अपने टीचर्स को भेजेंगे। धन्यवाद।